हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे परीक्षा निकेतन चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और ये हमारा 5 पेपर सॉल्व हो रहा है जो 15 जून को हुआ था। बाकी के जो 4 पेपर हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करके उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसे बोला गया है व्हेन रिसर्चर यूज डिज़ाइन दैट कॉल फॉर मल्टीपल ग्रुप्स द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टेस्ट इज। इसे बोला गया कि जो शोधकर्ता होता है यानी जो रिसर्चर होता है वो बहुत समूहों की आवश्यकता पड़ती है, उनको मल्टीपल ग्रुप्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आप कौन सा टेस्ट का यूज़ करोगे? तो उसके लिए आप टेस्ट यूज़ करोगे एफ टेस्ट का, ठीक है। उसके लिए आप एफ टेस्ट का यूज़ करोगे। इसमें क्या होता है, आप बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स का यूज़ करते हो जो कि रिसर्चर अपनी रिसर्च में यूज़ करता है। टी टेस्ट का यूज़ कब होता है? जब सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हो, उनका हम लोग को जब कंपेयर करते हैं आपस में तब हम लोग टी टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जैसे एफ टेस्ट का लिखा गया। एफ टेस्ट को हम लोग एनोवा से डिनोट करते हैं। एनोवा को क्या बोला जाता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू कंपेयर द वेरिएंसेस फॉर मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप एनोवा assess whether there are significant differences among the means of 3 और more groups। जब हम लोग एनोवा तब कब यूज़ करते हैं, याद रखना, जब 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हो और उनके मीन को हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट करते हैं, तो हम लोग एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। एफ टेस्ट कैलकुलेट एफ स्टैटिक विच इज कंपेयर टू क्रिटिकल वैल्यू टू डिटरमाइन स्टैटिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। जो क्रिटिकल वैल्यू होती है उसको स्टैटिकल सिग्निफिकेंस से हम लोग कंपेयर करते हैं एफ टेस्ट में। तो बस याद रखना, जब हम लोग मल्टीपल ग्रुप्स लेते हैं तो वहाँ पे एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। जब सिर्फ 2 टेस्ट को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और जेड टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब कंपेयर करना हो सैम्पल मीन टू नोन पॉपुलेशन मीन। सैम्पल का जो मीन होता है और जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं जेड टेस्ट की हेल्प से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। इसमें बोला गया है कि जो एक व्यक्ति है पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है। तो हम लोग जैसे डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये होता है हमारा ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे वो 20 मीटर गया। देन उसके बाद वो फिर से क्या करता है, राइट मुड़ता है। देन राइट इधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो नीचे होगा, क्योंकि क्लॉक ऐसे ही तो घूमती है, मूव क्लॉक ऐसे वाइज होती है और एंटी क्लॉक इस उल्टे साइड होती है। तो वो अपना राइट साइड आया और 15 मीटर उसने रन किया, है ना। और फिर से वो क्या हुआ, फिर से वो रन राइट हो गया, तो फिर से रन राइट हो गया और 10 मीटर चला, तो 20 का हाफ, यानी कि सिर्फ इतना ही वो राइट चला। फिर उसके बाद उसने क्या करा, टर्न्स टू हिज लेफ्ट। फिर वो लेफ्ट गया, तो ऊपर जाएगा कि नीचे? डेफिनेटली नीचे जाएगा, ठीक है। कितना नीचे गया वो? 10 मीटर नीचे गया। उसके बाद फिर वो लेफ्ट गया, लिखा ना, लेफ्ट हेयर द मैन रन्स 20 मीटर्स। तो लेफ्ट किस साइड जाएगा वो? इस साइड जाएगा। एंड 1 मोर टर्न्स टू हिज लेफ्ट रन 12 मीटर। फिर से जाएगा तो 12 मीटर जाएगा, यानी कि इस तरफ, यानी कि ये यहाँ पे फाइनल में वो यहाँ पे पहुँच गया। तो वो पूछ रहा है नाउ विच डायरेक्शन मैन इज फेसिंग। तो मैन किस तरफ फेस कर रहा है? नॉर्थ साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमें हर एक सेट में क्वेश्चन 1 या 2 मिलते ही हैं। आप लोगों ने पीछे सेट में सीख लिया होगा कि इनको अब कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट। इसका मतलब हमें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा ये जो स्टेटमेंट है इन ऑप्शन में इन्हीं के जैसा है, इसका सेम सेंस दे रहा है। तो सम प्रोफेसर आर स्पिरिचुअलिस्ट, यानी इसका अपोजिट जो होगा वो भी तो सम होगा। अगर कुछ प्रोफेसर जो हैं स्पिरिचुअल हैं तो कुछ स्पिरिचुअल भी तो प्रोफेसर होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये वाला और ये वाला, इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट तो ए डेफिनेटली होगा, ए डेफिनेटली होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। फिर नेक्स्ट बोला है सम नॉन स्पिरिचुअल, यानी कि जो कुछ नहीं है स्पिरिचुअल वो नॉन प्रोफेसर है। तो इसमें देखो यहाँ तक तो बात ठीक थी, नॉट नॉन से ये नॉट कैंसिल हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे नॉन लग गया।
तो यहाँ पे ये बात उसने नेगेटिव सेंस में दे दी, तो हमारा बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से हमें ए और डी मिल गया। फिर नो वाला देखो, सी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि सम में नो कैसे, जब वो कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप है ही इसमें, तो नो रिलेशनशिप तो डेफिनेटली नहीं होगा। डी में बोला गया सम प्रोफेसर आर नॉट नॉन, नॉट नॉन, ये दोनों आपस में नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स कर रहे हैं ना, पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका मतलब वो कह रहा है प्रोफेसर स्पिरिचुअल हैं, यानी कि ये और ये दोनों बात एक ही बोल रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, देयर आर 6 person in a family in a room, namely Tatnatna, A and E are brother, B and E are daughter of brothers, C is father, F is the sister of E and C is the only son of A's uncle। देखो इसमें ये बताना है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल है, ये मेंबर दे रखे हैं, 6 मेंबर है हमारे, और इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो A and E are ब्रदर, तो A and E are कैसे हो गए, ब्रदर हो गए। क्लियर, ठीक है। फिर यानी कि ये दोनों मेल हो गए, ये जो ट्राइंगल शेप है मैं इसको मेल से डिनोट कर रही हूँ और जो सर्किल है वो मैं फीमेल से डिनोट करूँगी। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना ये कोड। फिर बोला गया बी एंड डी आर डॉटर, बी और डी डॉटर है किसकी, डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ सी इज फादर। जो सी है इसका जो फादर है, इसका जो भाई है, उनकी डॉटर कौन है, बी और डी। तो बी और डी डॉटर है तो ये फीमेल हो गई, और ये मैंने ट्राइंगल क्यों बनाया, क्योंकि ये भाई था और इनका पिता है, और सी का भी कौन था, ये पिता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई, एफ जो है यहाँ पे हम लोग उसको जोड़ देते हैं, एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई एंड सी इज़ द ओनली सन ऑफ एज अंकल। ए के अंकल कौन होंगे, ए के अंकल ये हो जाएंगे ना, सी इज़ द ओनली सन ऑफ एज अंकल, तो ए इधर हो जाएगा और बचा कौन हमारा, ए, और एफ यहाँ, सॉरी ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। एफ फीमेल था तो ये डेफिनेटली मेल हो जाएगा। तो हमारे कितने मेल, कितने हो गए, 3 फीमेल हो गई और 3 मेल हो गए, तो आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा। क्लियर। Which of the following factor influence the effectiveness of support material? सपोर्ट मटेरियल कौन सा होगा जो इफेक्टिवनेस होगा, क्लियरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। डेफिनेटली क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे सपोर्ट मटेरियल में। अब वो सपोर्ट मटेरियल किसी भी तरीके का हो सकता है, स्टडी मटेरियल कह लो या फिर बच्चों को टीचिंग मेथड पढ़ाना हो वो ले लो। फिर बोला गया क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी से हम लोग को उसकी क्वालिटी का नहीं बता सकते, यहाँ पे क्वालिटी होता तो बात थी, अगर आप बुक्स का खूब बंडल ले आओ अगर उनमें क्वालिटी ही नहीं है तो आप उन क्वांटिटी का क्या ही करोगे, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हुआ तो ये 4th ऑप्शन कट हो गया। ए ऑप्शन है ना, डेफिनेटली होगा तो ये वाला कट हो गया। सी एप्रोप्रिएट्स फॉर द लर्नर्स एज एंड लेवल, डेफिनेटली हम लोग जो भी बच्चों को सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे की एज को भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उसका लेवल देखेंगे। अगर हम मान के चलो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये तो नहीं होगा कि हम लोग 8th क्लास का या 7th क्लास का सिलेबस उसको प्रोवाइड करवाने लगे या फिर 3rd क्लास का प्रोवाइड कराने लगे, यहाँ पे बच्चा बोर हो जाएगा और यहाँ पे उसको समझ में नहीं आएगा। तो हम बच्चे का एज और लेवल दोनों को देखते हुए स्टडी मटेरियल या सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो सी तो डेफिनेटली होगा, सी होगा तो हमारा बी ऑप्शन मिल गया। फिर डी में क्या बोला गया, रिलेवेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हाँ, जो भी हम उसको पढ़ाएंगे उद्देश्य के लिए वो रिलेवेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी डी यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड कैन नॉट बी फॉल्स बट दे कैन बी बोथ टुगेदर। देखो कल भी आया था ए ई आई ओ, तो मैंने बताया था जो ए और ई के बीच में रिलेशन होता है वो होता है कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स। इसमें लिखा गया कैन नॉट बी फॉल्स, तो ये वाला ए आई और ओ, ये वाला होता है सम और ये होता है सम नॉट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं ये प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि ए क्या है, ई क्या है, आई ओ क्या है, तो समझ में आ जाना चाहिए। तो आई और ओ हमारा सही होगा, यानी सम और सम नॉट वाला, तो सम वाला ये हो गया, सम नॉट वाला ये हो गया, यानी कि ए एंड डी आर करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट
एन एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स नहीं होते हैं, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ये कैसे क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड है। और जो ओपन एंडेड होते हैं वो एप्लीकेशन बेस होते हैं, ऐसे वगैरह जो हम लोग लिखते हैं उसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग बात को अलग अलग तरीके से लिख सकता है, तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, तो उसे बोला गया इसका क्या एडवांटेज नहीं है। दे आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग एरियाज इन विच रिसर्च हैज़ लिमिटेड नॉलेज। जिनको लिमिट नॉलेज है रिसर्चर को, तो वो एक्सप्लेन कर सकता है अपनी चीज़ों को ज़्यादा शब्दों में। डेफिनेटली तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना, ये सही बात है कि हम लोग उसको और एक्सप्लेन करते हैं। ओपन एंडेड का ही मतलब की पॉइंट क्या है इसका, एक्सप्लेनिंग। रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, बिल्कुल डेफिनेटली ओन टर्म्स में वो अपना आंसर लिख सकता है। जैसे अगर मान के चलो 4 ऑप्शन है, क्या आप यहाँ पे ई ऑप्शन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, पर हम लोग ओपन हैंडेड में ये सब चीज़ें अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। थर्ड बोला गया दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी डिराइव्ड। हाँ, ये वाला भी होता है। जैसे मान लो अगर आपको छूट दे दी जाए कि आपको ऐसे लिखना है, तो कोई 10 पेज का लिख देगा, कोई 5 पेज का लिख देगा, और कुछ मतलब जो नेसेसरी चीज़ भी नहीं मेंशन करनी है वो उनको भी लिख सकता है, तो ये ओपन एंडेड में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, फिर से बोला गया दे आर इजी फॉर इंटरव्यूअर्स एंड रिस्पोंडेंट्स टू कंप्लीट। यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि क्लोज एंडेड में इंटरव्यू क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्रेफर करते हैं, तभी उनकी पॉइंट टू पॉइंट उनको क्लियर हो पाती है बातें। अगर इंटरव्यू में ओपन एंडेड होने लगा तो वो जो देने इंटरव्यू आया है उसकी बात को इंटरव्यूअर अच्छे से नहीं समझ पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। इन कम्युनिकेशन मीनिंग कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। जो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का निर्माण जो होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो विकल्प निर्माण होता है। डेफिनेटली जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है और हमारे चॉइस को बनाता है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस इन पब्लिक डोमेन। क्या वो पब्लिक में प्रतिबंध करता है कम्युनिकेशन को, नहीं। कम्युनिकेशन तो और बातों को एलैबोरेट करके उसको एक्सप्लेन करता है, बातों को समझाता है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। बट मेरा फर्स्ट वाला बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि इसे बोला गया कि जो कम्युनिकेशन होता है वो कंस्ट्रक्शन करता है चॉइसेस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू होगा पर सेकेंड फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। Which of the following pair of acronym and its expanded form is incorrectly? हमें incorrectly बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आपको जो जो पता है, जैसे इसमें तो बहुत इजी ऑप्शन दे रखे हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि DRAM का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, सभी को पता रहता है नॉर्मली। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। और VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि हमने 4th जनरेशन में इसको यूज़ करा था। ठीक है, अब इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा इसका, CMOS का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो IC हम लोगों की होती है वो सेमीकंडक्टर की तो बनी रहती है ना, कंटेम्पररी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये इसका सही आंसर होगा। और ये किस में यूज होता है, इट इज़ नोन इट्स हाई नॉइज इम्यूनिटी एंड लो स्टैटिक पावर कंजम्पशन। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है बोथ P टाइप और N टाइप का। इसमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट, फिल्म से अधिकतर क्वेश्चन रोज आ रहा है। इन फिल्म द एलिमेंट्स ऑफ साइलेंस इज आइडेंटिफाइड एज। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो साइलेंस एलिमेंट होता है फिल्म में, उसका क्या मतलब होता है, तो साइलेंस किससे संबंधित होगा, ओरल से। तो ओरल पैराडाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे कि हम लोग संगीत संवाद वगैरह करते हैं, इसमें निशब्दता होती है, साइलेंस की भी नीड रहती है, तो उसको ही यहाँ पे ओरल पैराडाइम बोला जाता है। जैसे कि इसमें बोला गया
encompasses the various auditory components including dialogue, music, ambient sound, silence। सब फिल्म में हमें नीड रहती है ना, तो वहाँ पे जो साइलेंस होता है वो क्या कहलाता है, ओरल पैराडाइम कहलाता है। डेलिबरेटली आर्टिस्टिक चॉइस एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन व्यूअर्स परसेप्शन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। मतलब जानबूझ के वो ये कला प्रदर्शित करता है ताकि दर्शक को उसकी संवेगात्मक अनुभव को और अधिक प्रभाव डाल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। देखो मेमोरी क्या होती है कि जो हम लोग को अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट, फिर होती है इम्प्लिसिट। ठीक है, वैसे तो इसमें इम्प्लिसिट मेमोरी से पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अगले वाले शिफ्ट में हमसे एक्सप्लिसिट का पूछ ले, है ना। तो मेमोरी टू टाइप्स ही होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के भी टू टाइप्स होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। फिर इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है कि जो हम अनकॉन्शियसली अपने माइंड में हम सेट कर लेते हैं चीज़ों को, मतलब हम सीखते नहीं है पर अपने आप चीज़ें हमारे आप हो जाती हैं, हम उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि ये क्यों हो रहा है, अचानक से चीज़ें याद आ जाती हैं। तो उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमिंग होता है, एक प्रोसीजर। टाइप्स नहीं, तरीके से वैरायटी बोल सकते हैं। एक प्राइमिंग होता है, एक प्रोसीजर मेमोरी होता है। प्रोसीजर मेमोरी क्या होता है, जैसे मान के चलो आप टाइपिंग वगैरह करते होगे, टाइपिंग जब आप करना सीख जाते हो तो आप लगातार करते जाते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे कर रहे हो, कैसे रिकॉल है आपको ये सारी चीज़ें, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, पर आपके माइंड में अनकॉन्शियसली ये सब चीज़ें फिट हैं, वो अपने आप हो रही हैं, आप करना भी नहीं चाहो तो अपने आप होंगी। तो वो होता है इम्प्लिसिट, कि मतलब आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उसमें, वो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। उसी तरीके से एक्सप्लिसिट जो होता है उसमें एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं और आप जो चीज़ें रिकॉल करते हो वो कॉन्शियस माइंड से करते हो। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी होता है, एक सिमेंटिक मेमोरी होता है। जैसे कि हम सिमेंटिक में जनरल नॉलेज वगैरह चीज़ें याद करते हैं तो कॉन्शियसली तो करते हैं, कॉन्शियस होकर तो चीज़ें याद करते हैं ताकि वो माइंड में रहे, अनकॉन्शियस तो चीज़ें याद होती नहीं है, इसीलिए सिमेंटिक। फिर एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है कि जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, पर्सनल इवेंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो होते हैं एपिसोडिक। क्लियर। तो इम्प्लिसिट में क्या होती है, चीज़ें अपने आप होती हैं, हम एफर्ट्स नहीं डालते हैं इसमें। और एक्सप्लिसिट जो होती है हम इनमें बहुत एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें हमें याद रहें, मेरे माइंड में सेट रहें। तो इसमें देखो इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या आएगा, सिमेंटिक मेमोरी नहीं, सिमेंटिक मेमोरी तो एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। प्रोसीजर, हाँ प्रोसीजर और प्राइमिंग दोनों हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी के पार्ट हैं। एपिसोडिक नहीं, एपिसोडिक तो हमारे एक्सप्लिसिट के हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग एफर्ट्स, जैसे कि पावलोव का अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें वो डॉग में इतनी बार उसको कंडीशनिंग करता है सिचुएशन के साथ, वो अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ों को करने लगता है एक टाइम के बाद, है ना। कि अगर बेल बजाई थी पावलोव ने तो वो बिना फूड के ही वहाँ पे सलाइवा स्क्रीट कर रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वो इम्प्लिसिट मेमोरी में वो फिट हो गया था उसके। तो हमारा ऑप्शन बी, सी एंड ई सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, इसको मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, ये क्या होती है, ये चेंज इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रियर एक्सपीरियंस एंड विदाउट कॉन्शियस करते हैं। एक्सप्लिसिट में हम लोग कॉन्शियसली चीज़ों को रिकलेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे हम लोग अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हैं, स्पीकिंग सेकेंड लैंग्वेज आफ्टर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, बीइंग इन अ बैड मूड एंड देन रिमेंबरिंग नेगेटिव थिंग्स दैट हैपन इन योर चाइल्डहुड। जैसे कि हम बैड मूड में हो तो हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही याद करेंगे, तो वो अपने आप ही तो हो रही हैं चीज़ें, तो ये हो जाएंगी इम्प्लिसिट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें फॉर्मूला MS एक्सेल से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें देखो एक फॉर्मूला लगता है तो उसको बताना है, जैसे कि सम का लगा है तो डेफिनेटली नॉर्मली अगर नहीं लगा हो फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो तो ये सही हो जाएगा। और इसमें सेमी कॉलम का यूज़ करते, इसका मतलब होता है A3 से लेके A6 तक के सारे चीज़ों को हमें ऐड करना है, ये भी ठीक है। पर यहाँ पे ये कोई नहीं होता, कलेक्शन के कॉमा से ही आप रिप्रेजेंट कर दो। अगर आपको इनके बीच का दिखाना है तो आपको सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा, और ये सही है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स आर कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर
टू अ केमिकल। देखो अगर आप केमिकल का जैसे यूज़ करते हो, मतलब अगर आपके धोखे से अगर आपके हैंड पे गिर गया केमिकल, तो क्या उसको बहुत टाइम लगेगा आपको इफ़ेक्ट करने में? नहीं, वो तुरंत आपको इफ़ेक्ट कर देगा, है ना। पर इसमें लिखा है कि प्रोलॉन्ग, काफ़ी उसको टाइम लगेगा आपको इफ़ेक्ट करने के लिए। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें बोला गया क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट अकर व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोर्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। क्रोनिक हेल्थ जो होता है, क्रोनिक हेल्थ अचानक से नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड में नहीं होता है, वो होता है जब आप लंबे समय तक किसी चीज़ को फेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्रोनिक हेल्थ ले जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट आपस में अपोजिट हैं। ये वाला जो होगा प्रोलॉन्ग्ड का होगा, ये तुरंत वेरी शॉर्ट पीरियड का हो जाएगा। क्लियर? तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सेकेंड वाला हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ नैरो कास्टिंग? नैरो कास्टिंग, नैरो का मतलब क्या होता है? संकुचित, और कास्टिंग का मतलब ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसे बोला गया लार्ज एरिया, लार्ज तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो नैरो है, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो ये ऑप्शन कट हो गया एंड ये वाला। फिर बोला गया बीक रिसेप्शन। देखो उसका नैरो से बीक का कोई रिलेशन नहीं है, उसका लेंथ से हम एरिया से मान सकते हैं पर वीक से नहीं मान सकते, है ना। तो बी तो नहीं होगा हमारा, बी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें देखो बोला गया सी में लिमिटेड रीच इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। नॉइज़ फ्री होता है, एप्रोप्रिएट फॉर स्पेशलाइज्ड मीडिया चैनल होता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉट वर द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन? हंटर कमीशन कब आया था हमारा? 1882 में आया था ना, 1882 में हमारा आया था हंटर कमीशन, ठीक है। इसमें क्या रिकमेंडेशन करा गया था, हमें वो देखना है। द गवर्नमेंट शुड लीव द मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टू इंडियंस देमसेल्फ। बोला गया कि जो सरकार को उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन है यानी मैनेजमेंट है, वो इंडियन को ही सौंप देना चाहिए। हाँ, तो ये बोला गया था हंटर कमीशन में। फिर बोला गया गवर्नमेंट कॉलेजेस शुड बी इस्टेब्लिश ओनली वेयर द डिमांड एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पे डिमांड है वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज को इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये भी सही है, लॉजिकली भी आप देखो तो ये फिट बैठ रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ग्रांट टू नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जनरली। हाँ, ये भी बात सही है कि आपको जो गवर्नमेंट है वो ग्रांट प्रोवाइड करना चाहिए जो नॉन गवर्नमेंट है, ये भी बात सही है। फिर डी में बोला गया स्टूडेंट शुड स्टडी प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट विदाउट एनी ऑप्शन, बिना ऑप्शन के ही बच्चों को सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, तो बिना ऑप्शन के नहीं, उनको ऑप्शन दिए गए थे। देयर आर नो नीड फॉर मोरल एजुकेशन, ये भी नेगेटिव हो गया, तो हमारे ऊपर के 3 सही है, ए बी सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार हर शिफ्ट में पूछा गया। देखो अब इसमें 49 को डेसिमल को बाइनरी से चेंज करना मैंने कई बार सिखाया है, आज हम आपको बताएंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। आप क्या लिखो 0011, वैसे मैंने कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट करते हैं तो फिट हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिख लिया बाइनरी, सबसे पहले आप देखो अगर आप एग्जाम में गए हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ये 49 को लेके इसको बाइनरी में चेंज करोगे, ठीक है, क्योंकि इसका ये क्या है बेस 10 है, 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल है, तो डेसिमल को आप बाइनरी में पहले चेंज कर लो। ये सभी को ही आता होगा, नहीं आता है तो मेरी आप पहले वाली वीडियो देख लो, उसे मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको इसमें चेंज करना, ठीक है। तो अब चेंज करो 011001, तो इसमें मैंने बोला था आपके 4 के पेयर बना लो, बना ली, इसकी कोडिंग कर दो। कोडिंग कैसे करोगे, कोडिंग करोगे इसकी नंबरिंग करके। नंबरिंग में आप क्या करोगे, इसकी कोडिंग में नंबरिंग मैंने बताया था क्या होगी 1 2 4 8, एक पेयर में कर दिया, इसमें भी कर दो 1 2 4 8, ठीक है। अब इस वाले पेयर में 1 कहाँ है, सिर्फ ये है 1, और इस वाले में कहाँ है 2 बार है, यानी कि इसमें, तो इसमें जोड़ दो 2 + 1 3 हो गया, इसे 1 अकेला है तो आ गया 31। तो ये देखो इसमें 31 ही है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसमें 7 भी दे रखा है। पहले आपको याद रखना क्या करना है पेपर में, 1 2 3 को पहले आप बाइनरी में चेंज करोगे, फिर बाइनरी को इसमें हेक्साडेसिमल में भी चेक करोगे। तो 0 1 1 1 1
0 1 1, इसमें 4 4 के आप पेयर बना लो, ये आपने पेयर बना ली, इसकी कोडिंग कर दो 1 2 4 8, इसकी भी कर दो 1 2 4 8, ठीक है। इस वाले में 1 कहाँ है, एक इसमें तो 8 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 11, और इसमें 1 कहाँ है, इन 3 में, 4 2 6 1 7, ठीक है। लेकिन देखो B11 तो होता नहीं है हमारा हेक्साडेसिमल में, 9 के बाद 10 नहीं लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे, इसके देखो फिर से बता देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 के बाद हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज शुरू आती है, यानी कि ए किसका कोड डिनोट करेगा 10 का, बी किसका कोड डिनोट करेगा 11 का, तो बी ही तो है ये, तो बी किसका करेगा 11 किसका करेगा बी का, और 7 तो ये रहा हमारा, तो 7 बी हमारा आंसर, देखो 7 बी ही है। क्लियर है, तो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन अ वाटर बॉडी। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है वाटर बॉडी में, तो क्या उसके इफेक्ट्स हैं वो बताना है। इसमें बोला गया कि सीवियरली थ्रेटन द एक्वेटिक लाइफ, बिल्कुल हमारे जो जलीय जीव हैं, जो जीव वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए खतरा है, बिल्कुल है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। इज़ मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज, ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे डिमांड जो होती है वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अवशिष्ट होते हैं वो अवशोषित करने लगते हैं ऑक्सीजन को, जिससे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये भी सही है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक का सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जैव निम्नीकरण, उनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा सूचित करता है, वो इंडिकेट करता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो सूचित करता है कि इसमें जो है कि कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ, जैव निम्नीकरण पदार्थ यहाँ पे उपस्थित है, इसीलिए इसका लेवल डाउन हो गया, तो ये भी सही है। कॉज अनडिजायर्ड टेस्ट एंड कलर, हाँ, जो मतलब उसका जो रंग और स्वाद होता है वाटर का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ए बी सी डी तो अभी तक हमारे सही चल रहे हैं, तो ये ऑप्शन का तो चॉइस ही नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से बोला गया मेक्स इट नॉन ड्रिंकेबल टू ह्यूमन बीइंग। देखो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन आपको नॉन ड्रिंकेबल नहीं बनाता, ये सिर्फ एक सूचक होता है जो आपको बताता है कि पानी में, वाटर में जो है कि उसमें अपशिष्ट की पदार्थ मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड लो हो गया है। ये पानी को कोई खतरा नहीं पहुँचाता है, ये पानी के बारे में बताता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्लियर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, Who among the following thinkers observed that light and heat are only different from the same essential substances and also speak of gravity as the cause of falling। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन थे उन्होंने ये सब चीज़ें ग्रेविटी के बारे में बताया था, लेकिन और भी थिंकर थे, उन्होंने लाइट एंड हीट को बताया कि वो भी ज़रूरी है ग्रेविटी में, ग्रेविटी का रीज़न बताया, तो वो कौन थे, कन्नड़ थे। जैसे इसमें एक्सप्लेन करते हैं, कन्नड़ जो थे वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी के फाउंडर थे, कौन थे, कन्नड़ थे, ठीक है, वैशेषिका स्कूल के फाउंडर थे। इन्होंने बताया कि जो लाइट और हीट होती है वो आर वेरिएशन ऑफ सेम सब्सटेंस इन एटॉमिक थ्योरी, उनके लिए क्या है, वेरिएशन है सेम सब्सटेंस के लिए। ही ऑल्सो हैड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बताया, रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑब्जेक्ट फेल टू अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है किसी बल से, इसीलिए हर चीज़ पृथ्वी पर नीचे गिरती है। ये सब चीज़ें कन्नड़ ने बताई थी। देयरफॉर ही इज़ कंसीडर्ड टू बी द वन हु नोटेड दैट लाइट हीट एंड ग्रेविटी वर इंटररेटेड, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है, हीट होती है और ग्रेविटी होती है आपस में इंटररेटेड है, ठीक है। ये आगे और भी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको रीड कर लेना पॉज करके। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एन अप्रोच इंटेंडेड help guide decision about the generation of waste, recycle and materials and ultimate disposal of waste residues। इसका मतलब क्या हुआ, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होते हैं
ये एक सुझाव है, एक अप्रोच है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन जो होता है और जो उनका वेस्ट होता है, जनरेशन होती है, रिसाइकिल होता है, मटेरियल उनका बनता है, उसका हटाने के लिए, डिस्पोजल हटाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, इनसे हटाने के इनसे सहायता लेते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यही करता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका पुनर्चक्रण करने के लिए और उनका अंतिम रूप से निपटाना करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड बोला गया सोर्सेज रिडक्शन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बोल दिया है कि सोर्सेज रिडक्शन जो है वो पार्ट नहीं है किसका, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। इसने गलत बोल दिया, ये पार्ट है, सोर्सेज रिडक्शन जो है वो पार्ट है किसका, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का। इसका मतलब फर्स्ट ट्रू था पर सेकंड फॉल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज मोटिवेशन क्लाइमेट इन द क्लास। क्लास में हम लोग कैसे बच्चों का मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं उसके हमें तरीके बताए गए हैं। यूज़ अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। हाँ, हमें अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन बच्चों को देने चाहिए, अलग अलग स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए तब ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। हमें ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करना है, इंटरेक्टिव क्लास बनानी है, ठीक है। फिर सेकंड बोला गया गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विथ ईच अदर। हाँ, मतलब जिसको हम लोग पीयर लर्निंग बोलते हैं ना, कि बच्चे आपस में कोलैबोरेट करके आपस में सीखें, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करें ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। तो ये भी क्या होगा, मोटिवेशन क्लाइमेट होगा। अलाउ स्कार्सिम्स एंड सुपीरियरिटी टू एग्जिबिट इन क्लासरूम। नहीं, ये हो जाएगा कि आप कोई व्यंग करो क्लास में या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो, ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो किसी हीन भावना को प्रोत्साहित करना हो जाएगा तरीके से दूसरे बच्चों के लिए। फोस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। ट्रस्ट और कोऑपरेशन के बेस पे ये इन्वायरमेंट को फोस्टर करता है, यानी प्रोत्साहित करता है। फोस्टर मतलब प्रोत्साहित करता है क्लासरूम को डेफिनेटली। दिस मीन सी इज़ नॉट करेक्ट। सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, हाउ कैन यू गिव आर्गूमेंट इन फोर ऑफ वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू ईट मीट। इसका मतलब ये है कि जब आप मीट खाते हो तो आप वेजिटेरियन के ऊपर कैसे आर्गूमेंट कर सकते हो, कैसे आप कह सकते हो कि जो वेजिटेरियन है उनके पक्ष में आप बोल सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली ये आपके वीक पॉइंट पे क्या कर रहा है, वार कर रहा है। तो ये हो जाएगा एड होमिनियन। जैसे कि हमने कहीं एग्जाम्पल इसका रीड पढ़ा था कि बिपाशा बसु फेयर एंड लवली का एग्जाम्पल दें, क्योंकि वो बेसिकली थोड़ी सी उनका कलर डाउन है तो वो फेयर एंड लवली को का प्रचार नहीं कर सकती हैं, ऐसा मानना है। तो मतलब किसी व्यक्ति के वीक पॉइंट पे आर्गूमेंट करना कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा एड होमिनियन फालिसी, ठीक है। रेड हेरिंग क्या होता है, ये वाली जो फालिसी होती है अधिकतर करते हैं नेता लोग। कैसे, जैसे उनसे पूछा जाए बेरोजगारी के बारे में तो वो बताने लगे हमने आपको ये प्रोवाइड करा, हमने आपको LPG कनेक्शन प्रोवाइड करा, हमें लाइट कनेक्शन फ्री कर दिया, हमने ये किया, लेकिन जो हमने पूछा है वो मुद्दा नहीं बताएंगे। वो इधर उधर के सारे पॉइंट बता देंगे पर वो नहीं बताएंगे जो पूछा गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेड हेरिंग, यानी मुद्दे से भटकना। अपील टू इमोशन, ये कल पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें क्या होता है व्यक्ति अपने भावों पे कंट्रोल ना करके इलॉजिकल तरीके से उसको मान लेता है जो हम हमारे इमोशंस कहते हैं, चाहे वो हमारे लॉजिकल सही हो चाहे ना हो। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है कि किसी निष्कर्ष पे तुरंत पहुंच जाना। जैसे मान लो कोई लड़की अगर सिगरेट पी रही है तो आंटी लोग क्या कमेंट करेंगी कि आजकल की सारी लड़कियां ये सब कर रही हैं, तो उन्होंने एक लड़की के बेस पे सभी लड़कियों को जज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हैस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। कोडिंग इज़ अ क्रूशियल स्टेज इन अ प्रोसेस ऑफ डूइंग अ कंटेंट एनालिसिस। कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कंटेंट एनालिसिस हम लोगों ने। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, इसे बताया गया था कि हम जैसे किसी ने कोई मैसेज आपको भेजा, आप उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे करोगे, आप उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखोगे, उसमें क्यों भेजा है, इसका कोडिंग वगैरह करोगे ताकि आप हिडन मीनिंग को भी समझ पाओ, हिडन मीनिंग भी समझ पाओ कि उसमें जो बोला गया, क्यों बोला गया, कैसे बोला गया, तो आप उसका एनालिसिस करके उसको पता कर सकते हो कि ये क्यों भेजा गया है, इसका मतलब क्या है।
तो कोडिंग इज़ अ क्रूशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ कंटेंट एनालिसिस। सही है। अ कोडिंग शेड्यूल इंक्लूड ऑल द डायमेंशन को इंक्लूड करता है, वुड बी एम्प्लॉयड इन द कोडिंग प्रोसेस एंड इंडिकेशन ऑफ द गाइडेंस फॉर कोडर्स। मतलब कि वो संबंधी अनुसूची होती है जो सभी अप्रोचेस उसमें शामिल होते हैं, जो कि कोड करके चीज़ों को हम लोग और दिशा निर्देश कर सकें, हमें और आसानी इंडिकेशन मिलते हैं ताकि हम उसको सही बात पता कर सकें। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूट्स कॉज एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो कौन सा है हमारा? नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन तो नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड है हमारा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। ए, बी एंड डी, दैट्स मीन बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो याद रखना एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है हमारा? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी मोस्टली इन विच द रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। तो किस में बहुत ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं? एक्सरे में, अल्ट्रावायलेंट में, इंफ्रारेड में या विजिबल में? तो इंफ्रारेड में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें बोला गया, ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व एंड इमिट रेडिएशन विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। यहीं पे इंफ्रारेड रेंज में ही वो एमिशन भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। प्रोसेस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस होती है उसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कौन कौन से हैं हमारे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस? ये भी क्वेश्चन में एक बार आ चुका है। वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है। दीज गैसेस अलाउ शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ को ये अलाउ करते हैं रेडिएशन फ्रॉम द सन इंक्लूडिंग विजिबल लाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड वार्म द अर्थ सरफेस। इसीलिए यहाँ से पास होकर अर्थ हमारी सरफेस को गर्म करते हैं। द अर्थ सरफेस देन इमिट दिस एनर्जी एज लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है हमारी उसकी कैसी होती है? लंबी वेवलेंथ होती है, इसीलिए वो उसको उत्सर्जित करने में सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करती है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2220, the percentage of profit earned by the shopkeeper is the same as profit of loss incurred on that article if it is sold for 50/80 at the what price should be article to be sold so as to make profit 25%। इसमें ये बोला गया कि जैसे कोई वस्तु है 2220 रुपये में बेची जाती है, तो दुकानदार को जो लाभ प्रतिशत होता है यानी जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो उस वस्तु को अगर हम 1580 में बेचें तो उतना ही उसको क्या होता है? लॉस परसेंट होता है। ठीक है। तो उसमें ये बोला गया कि अगर हम उसको किस प्राइस से बेचें ताकि उसका प्रॉफिट इतना हो जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है कि नहीं है? तो हमने इसको मान लिया x। ठीक है, इसको मान लिया हमने x। तो कैसे हो जाएगा ये? तो इसमें तो 2x इक्वल्स टू 220 माइनस 1580, तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 640, x इक्वल्स टू 320। क्लियर। फिर हमें CP निकालना है। CP कैसे निकालेंगे? CP निकालेंगे जो हमारा SP है, SP में से हम लोग ये प्रॉफिट घटा देंगे। तो 2220 माइनस 320 इक्वल्स टू आ जाएगा 1900। जब CP आ गया और हमें प्रॉफिट परसेंट 25 दे रखा है तो SP भी निकाल लेंगे। SP इक्वल्स टू हो जाएगा 1900 इंटू 125/100। इसको 2020 काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा
2375, बी ऑप्शन इज द 2375, यानी कि 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप एक्ट पार्लियामेंट 1965, 1965 नहीं, पार्लियामेंट ऑफ 1985, NEP 1986 में इसको रिकमेंड करा गया था ना, उसी टाइम पे इसको खोला गया था इग्नू को, तो 1965 ही 1985 में इसको खोला गया था। इग्नू अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन थ्रू ज्ञान दर्शन एंड ज्ञानवाणी, तो ये सही है कि उसको अडॉप्ट करा था उसने मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन को ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी के थ्रू। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया एंड सेकेंड इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो इसमें हमारा इग्नू जो है कब सेटअप करा गया था, 1985 को सेटअप करा गया था। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ठीक है, और एस्टैब्लिश टू डेमोक्रेटाइज हायर एजुकेशन बाय टेकिंग इट टू डोर स्टेप ऑफ लर्नर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज, सिर्फ इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज में भी इसको खोला गया है और ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है। द रेफरेंस एक्शन रिसर्च आर्टिकल इन रिटन APA स्टाइल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस पेपर में रिपीट हुआ है। तो इसमें तो अभी फ़िलहाल में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया, पहले पूछते थे इसके रेफरेंसेस के बारे में, तो इसका एक मैंने कोड ट्रिक्स बनाई है, उसको आप याद कर लेना, जैसे कि TAI MRD RTF, इसको मतलब आप 3 पेयर में याद कर लो तो हो जाएगा। कैसे, टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टाइटल, ए का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ये अलग चीज़ बता रही हूँ मैं, ये प्रीवियस पेपर में ही पूछा गया है। APA स्टाइल पूछते हैं, इसका क्रम पूछते हैं कि कैसे लिखा जाता है एक रिसर्च पेपर। एब्स्ट्रैक्ट, आई से इंट्रोडक्शन, M से हो जाएगा मेथड, कि आप कौन सा मेथड उसमें यूज़ कर रहे हो उसको मेंशन करोगे। R से रिजल्ट और D से डिस्कशन और R से क्या हो जाएगा, रेफरेंस, T से टेबल, F से फिगर। ठीक है, तो ये आप इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद करना या नोट कर लेना। इसमें पूछा गया APA स्टाइल, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पेज नंबर नहीं लिखोगे, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑथर लिखोगे, C लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, यानी जिस ईयर में पब्लिश हुआ है उसको, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल एंड लास्ट में पेज नंबर लिखोगे, CBDA, D ऑप्शन इज द करेक्ट। इसको भी याद रखना और इसको भी याद रखना। ठीक है, Asian scholar who like Aristotle supported the ethical concept of golden mean as applied in communication was, तो किसने करा था इसको सपोर्ट, कि जो अरिस्टो ने जो अपनी संचार प्रणाली दी थी उसी में गोल्डन मीन को नैतिक अवधारणा का समर्थन किया था। किसने किया था, तो कन्फ्यूशियस ने दिया था। कन्फ्यूशियस ने क्या सपोर्ट करा था, गोल्डन मीन को। देखो इन्होंने सपोर्ट करा था गोल्डन मीन को, और इनके कॉन्सेप्ट को क्या जानते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ मीन, किसके, कन्फ्यूशियस को। ठीक है, और इसको चाइनी में जोंगयोंग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है एरिस्टोटल के गोल्डन मीन से। ठीक है, और कॉन्फ्यूशियस डॉक्ट्राइन ऑफ मीन एडवोकेट द मॉडरेशन ऑफ बैलेंस इन ऑल एक्शन एंड कॉजेशन अगेंस्ट एक्शन दैट आर एक्सेसिव और डिफिशिएंट, मतलब कोई चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा या बहुत कम, उसको बैलेंस करने का काम करता है, तो वो मीन करता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रमोट हार्मनी एंड इज सीन एज गाइड इज मोरल लिविंग। क्लियर, तो याद रखना कॉन्फ्यूशियस ने डॉक्ट्राइन ऑफ मीन का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशन कमीशन सजेस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सम यूनिवर्सिटी इनटू सीनियर यूनिवर्सिटी, तो किससे सजेस्ट करा था कि जो यूनिवर्सिटी है उनको सीनियर यूनिवर्सिटी में हमें बदल देना चाहिए, तो उसको रिकमेंड करा था कोठारी कमीशन में। कोठारी कमीशन कब आया था, 1964 से 1966 में, और मुदालिर कमीशन 1953 में आया था। राधा कृष्ण कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दिया था 1949 में।
इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में यूजीसी को रिकमेंड करा था। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में स्टैचुटरी बॉडी बनी थी, वैसे 1953 में इसका एक्ट आया था। ठीक है, और सर्जेंट कमीशन कब हुआ था? 1944 में आया था। सारे ईयर्स इसको याद रखना। तो कोठारी कमीशन ने क्या बोला था? इन्होंने ऑफ़र करा था कि जो डेवलपमेंट है यूनिवर्सिटी का, इनको सीनियर यूनिवर्सिटी या लीड यूनिवर्सिटी में चेंज कर देना चाहिए। कम आउट ड्यू टू ऑब्जर्व इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ अक्रॉस द इन कंट्री। जो मतलब कि फैसिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इम्बैलेंस है, इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ को हमें कैसा कर देना चाहिए, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा देना चाहिए, लीड यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। नेक्स्ट, ये सीएच का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? देखो 5 पॉइंट, पहले इसका गैप देख लो। 5.5 के बाद 11 आया है, तो क्या ऐड हुआ है? प्लस का 5.5। फिर 11 के बाद 18.5 है, क्या ऐड हुआ है? 7.5। 18.5 में 30 हो गया, क्या जुड़ा है इसमें? 11.5। 30 के बाद क्या जुड़ा होगा? 19.5, और यहाँ पे क्या जुड़ा है? 35.5। देखो अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या ऐड होगा, है ना, तो हमें फिर से डबल इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इसमें क्या जोड़ा गया। 5.5 में क्या जोड़ा गया कि 7.5 आ गया, तो 2.2 ऐड करा गया, इसमें 2 ऐड करा गया तभी 7.5 आया। फिर इसमें क्या ऐड करा हो गया होगा? 4 ऐड करा गया, फिर इसमें 8। अब समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? 32। तो 32 यहाँ ऐड करोगे तो कितना आएगा? 67.5, और जब इसमें 67.5 ऐड करेंगे तो 152.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये पेपर 2 में भी आता है, एजुकेशन वाले बच्चों को बता रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी में क्या मेजर होता है। तो अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है एंड मोड होता है। क्या क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। A, B, D इज द करेक्ट आंसर। इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज रेड को इस तरीके से लिखा गया है और ब्लैक को ये लिखा गया है, तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे रेड लिखा गया है, तो रेड R का कोड क्या होता है? 18 होता है, E का कोड 5 होता है, D का कोड 4 होता है। ये कोड याद करने पड़ेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 360 आ जाएगा। उसी तरीके से ब्लैक में B का कोड 2 होता है, L का कोड 12 होता है, A का कोड 1 होता है, C का 3 होता है, K का 11 होता है। इनका मल्टीप्लाई करोगे 792 आ जाएगा। फिर ब्लू का करने के लिए B का 2 होता है, L का 12 होता है, U का 21 होता है, E का 5 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो? जब सॉल्व करोगे तो 25-20 आंसर आ जाएगा। An art teacher want to create an interactive gallery of famous artists for her student. Which of the following tools would be most suitable? मतलब एक टीचर है वो इंटरेक्टिव गैलरी बना रही है, गैलरी वॉल बना रही है जिसमें बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उनको वो दिखाना चाह रही है, तो उनको किस तरीके का यूज़ करेगी? तो वो करेगी पैडलेट का। पैडलेट का वो यूज़ करके इन सब चीज़ों को दिखाएगी। इसका यूज़ कैसे होता है? डिजिटल बोर्ड का। यूज़र टू क्रिएट अ डिजिटल बोर्ड लाइक बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, डिजिटल बोर्ड मतलब कि बुलेटिन बोर्ड होता है जिसमें हम लोग शेयर टैग्स और लिंक्स वगैरह को शेयर कर देते हैं, तो वही होता है पैडलेट। एक ऑनलाइन टूल होता है जो क्रिएट करने में हेल्प करता है क्या चीज़ें? टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, इन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट इंटरेक्ट होता है कंटेंट से डिपेंडिंग ऑन द परमिशन सेट बाय द टीचर। दे माइट ऑल्सो बी एबल टू पोस्ट देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू द बोर्ड। बच्चों को भी वो प्रोवाइड करती है कि वो अपने मन से कोई पोस्ट वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं या फिर वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। पैडलेट याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? फायर इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस। अब फायर को बोला गया कि वो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? हमेशा चीज़ रहने वाली। बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस, क्योंकि ये उत्पन्न होती है। अब आप बताओ, जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई तो उसका विनाश तो हो गई ना, वो ख़त्म तो हो गई, तो वो इटर्नल कैसे हो गई? तो इटर्नल और प्रोड्यूस आपस में कैसे हो गए? या तो वो इटर्नल रहेगी तो समाप्त हो जाएगी, या वो प्रोड्यूस होगी तो वो इटर्नल ही रहेगी। आपस में कौन से चीज़ को दर्शा रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी को दिखा रहे हैं। तो विरुद्ध जो होता है, विरुद्ध फैलेसी, वो यही दर्शाता है कि दोनों एक टाइम पे चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इफ़ द स्टेटमेंट सम प्रोफेसर आर स्पिरिचुअलिस्ट इज गिवन ट्रू, देखो इसमें भी बनेगा, उसमें बताना है कौन सा फॉल्स होगा। इसमें बना लो आप AEIO स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लो, इसमें मेंशन कर लो कि क्या ट्रू दे रखा है। जैसे इसमें मैं डेली आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपने पीछे की 4 क्लासेस देखी हैं तो ये डेफिनेटली आप बना लोगे। जैसे E डिनोट करता है ऑल को, E डिनोट करता है नो को, I डिनोट करता है सम को, और O डिनोट करता है सम नॉट को। ठीक है, अब इसे बोला गया सम वाला केस, यानी ये डेफिनेटली ये वाला केस। इसने बोल दिया कि ये कैसा है? ट्रू है। ट्रू हो गया, ठीक है, मान लिया। तो I अगर हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ट्रू है तो आप बताओ जो E वाला होगा वो कैसा होगा? फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि I और E का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ठीक है, अब ये फॉल्स हो गया, हमें फॉल्स ही तो चाहिए था, तो फॉल्स कौन सा हो गया? E वाला स्टेटमेंट। E कौन सा होता है? नो, तो नो वाला स्टेटमेंट ये रहा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to C इज करेक्ट अबाउट साइबर अटैक्स? साइबर अटैक जो होते हैं उनके लिए कौन सा सही है? तो उनके लिए सही कौन सा होगा? स्पाईवेयर प्रिवेंट एक्सेस टू अ वेबसाइट, क्या वो रोकते हैं वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए? नहीं, वो तो रोकते नहीं हैं। वायरस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस कोड ऑन अ कंप्यूटर, हाँ, जो साइबर अटैक होते हैं वो अपने आप वायरस के थ्रू क्या करते हैं? रेप्लिकेट बना लेते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए डेंजरस होता है। डेनियल ऑफ सर्विस कैप्चर ऑल डाटा एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड टू ऑब्टेन पर्सनल डाटा, कीबोर्ड का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग करती है चीज़ें, यानी कि वो वायरस हो जाता है कंप्यूटर में, जिससे कि वो चीज़ों को रेप्लिकेट करने लगती है। इसमें बोला गया स्पाईवेयर जो होता है इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर। मेलवेयर तो होता है स्पाईवेयर जो कि इंस्टॉल होना कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज, यूज़र को पता ही नहीं रहता और वो इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर बिना परमिशन के, एंड कंट्रोल करता है इन्फॉर्मेशन को विदाउट देयर कंसेंट, उनसे बिना पूछे या उन्हें जानकारी ही नहीं होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेता है? वो एक्सेस कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। इफ़ द नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंजेस, अगर कोई आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया, एंड यू ऑफन कंटिन्यू टू डायल हिज फॉर्मल नंबर, लेकिन फिर भी आप पुराने नंबर को डायल कर रहे हो, तो ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, या बायलेटरल है? देखो, तो अगर कोई नई जानकारी आप बाधा बन रही है आपको आपके लिए, तो वो कैसी हो जाएगी? आपकी नकारात्मक हो जाएगी, यानी नेगेटिव लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, मतलब ये होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र तब होता है जब नया ज्ञान आपको बाधित करने लगे पुराने ज्ञान से, तो वो नेगेटिव लर्निंग होती है। ठीक है, जैसे कि पुराना नंबर नॉर्मली हम लोग भूल नहीं पाते हैं नए नंबर को याद करने के चक्कर में, तो यही हो जाता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? जैसे हैपेंस हो प्रीवियस लर्निंग फैसिलिटी टू लर्निंग और परफॉर्मेंस टू न्यू टास्क, मतलब उससे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर आपने साइकिल चलानी सीखी होगी तो आप बाइक बहुत जल्दी सीख जाओगे, तो आपकी पीछे सीखी हुई चीज़ आपको आगे हेल्प कर रही है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाएगी।
ठीक है। जीरो ट्रांसफ़र वुड बी व्हेन पास्ट लर्निंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन लर्निंग एंड न्यू टास्क। मतलब जीरो ट्रांसफ़र में क्या होगा कि पास्ट लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नई चीज़ सीखने में। बायलेटरल क्या होगा कि आप दोनों चीज़ें साइड बाई साइड सीखते चले जाओगे। जैसे कोई टीचर, ये अधिकतर होता है क्लासरूम में, जैसे कोई टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते समय वो किसका हेल्प लेगा, मैथ की भी हेल्प लेगा, तो वो दोनों चीज़ों का ट्रांसफ़र कर रहा है एक साथ। मीडिया लिटरेसी इज़ कंसीडर्ड एज, मीडिया लिटरेसी क्या होती है एक तरीके से, तो कॉर्पोरेट कैंपेन है, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है, टेम्पररी फेड है या कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कैसी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर है। द कमेटी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2060 प्रपोज द एस्टैब्लिश ऑफ काउंसिल फॉर, किसके लिए उसको प्रपोज करा गया था, किस चीज़ को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, एजुकेशन इनोवेशन के लिए, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन के लिए। तो किसके लिए किया गया था, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। The council would be tasked with identifying, encouraging and scaling successful innovative practices across the country। ठीक है, इसको इनक्रेज करा गया था कि आप क्रिएटिविटी, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन के हर लेवल को प्रोस्टर कर सको, बढ़ा सको उनको। इसमें इंक्लूड करा गया था पेडागोजिकल, टेक्नोलॉजिकल, सिस्टमैटिक इनोवेशन को, ताकि इन्हेंस हो सके क्वालिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उसमें पेडागोजी, टेक्नोलॉजी और सिस्टमैटिक इनोवेशन को उसमें ऐड करा गया था। Council role would be a support and guide education institution and policy makers to foster a culture of innovation and continuous improvement to field of education। यानी कि जो काउंसिल है उसका रोल था कि वो सपोर्ट करे, गाइड करे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसी जो बनाते हैं उनको कल्चर इनोवेटिव हो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो, किसके फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है। The tool which is used to insert decorative text in a document is called clip art। क्या क्लिप आर्ट एक टूल होता है जो इंसर्ट करते हैं हम लोग डेकोरेटिव टेक्स्ट के फॉर्म में। नहीं, क्लिप आर्ट तो एक पहली बात तो फ़ोटो के रूप में होता है जो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो टेक्स्ट के फॉर्म में तो नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। द पर्पज़ ऑफ यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एक्स फॉलोड बाई कंट्रोल वी फॉर अ सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ इन अ कंप्यूटर टू कट एंड पेस्ट। देखो कंट्रोल एक्स जो शॉर्ट की होती है वो किसके लिए होती है, कट के लिए होती है। ठीक है, और उसी को हम पेस्ट कर देते हैं यानी दूसरी जगह मूव कर देते हैं, वो होता है कंट्रोल वी। तो वही लिखा है कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो फर्स्ट फॉल्स है एंड सेकेंड इज ट्रू। तो आज हमने अपने पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थम्स अप करिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और हमारे सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।